आज का टॉपिक ये है कि कैसे हम लोग वर्क प्लेस सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। मतलब कस्टमर्स अपने फैक्ट्रीज में या वर्क प्लेस में या ऑफिसेज में जो भी उनका बिजनेस यूनिट है, वो बिजनेस प्रिमाइसेस में वो लोग सेफ्टी कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सो हम लोग ये टॉपिक एग्जैक्टली क्यों कर रहे हैं, इसका कारण एक नहीं बल्कि ज्यादा है कि बहुत सारे मतलब एक फैक्ट आपको बताऊंगी मैं आगे जाके, लेकिन बहुत सारे लोग के लाइफ्स को मतलब ना ये होता है, क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉइज का लाइफ, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट्स, बहुत सारी जान जाती है। ओके, इन सिचुएशंस जहाँ पे फैक्ट्रीज होते हैं, जहाँ पे केमिकल से वगैरह डील करते हैं, राइट, वहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्की होता है। तो उधर इट इज टू इम्पोर्टेंट कि एम्प्लॉइज का जो हेल्थ एंड सेफ्टी को कंसिडर करें। ओके, तो सबसे पहली वो रीजन है। दूसरा ये है कि जो बिजनेस चल रहा है, जहाँ पे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनका रेपुटेशन को भी प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर ऐसे सारे एक्सीडेंट्स या किसी की अगर जान जाती है तो उस कंपनी पे भी बहुत असर पड़ता है। कॉस्ट रिडक्शन के बारे में भी बात करेंगे, प्लस एट द सेम टाइम कि हम लोग ट्रस्ट कैसे बिल्डअप कर सकते हैं बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ, या फिर जो सप्लायर्स होते हैं कस्टमर्स के, उनके साथ। ये एमएसएमई को मैटर क्यों करता है? ओके, यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो होते हैं, ओके, उसका चेन रिएक्शन होता है। जैसे एक्सीडेंट होने के बाद सबसे पहली चीज लॉस ऑफ इनकम भी होता है। ओके, प्लस वो क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय या वर्कर जो है, अगर वो उस सिचुएशन में नहीं है कि वो काम करे क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो कंपनी को डाउन टाइम फेस होगा। मतलब उस जगह पे काम करने के लिए हो सकता है कोई ना हो, तो वो प्रोसेस जो है स्लो डाउन हो जाएगा। ओके, प्लस एट द सेम टाइम ये इन्फॉर्मेशन बाहर अगर पहुंच जाएगी तो कंपनी को फाइन लग सकते हैं, लीगल रिस्क हो सकता है, कंपनी का रेपुटेशन जो है उसका लॉस हो सकता है। ओके, और आखिर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन कर सके, क्योंकि जितना ज्यादा सस्टेनेबिलिटी रखेंगे उतना ज्यादा ब्रांड का इमेज भी आगे बढ़ता जाएगा, प्लस एट द सेम टाइम कॉस्ट जो है वो कम होते जाएंगे। सो दिस इज व्हाई वी आर लुकिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो सबसे पहली चीज हम लोग जो फोकस करेंगे वो है वर्क प्लेस सेफ्टी। ओके, तो वर्क प्लेस सेफ्टी में जैसे मैं आप लोग को बता रही थी एक फैक्ट के बारे में, तो एक सोर्स से हमें पता चला है कि करीबन 48,000 वर्कर्स जो है वो हर साल जान गंवाते हैं बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स। मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कुछ भी रिस्की हो सकता है। ओके, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से वो लोग अपनी जान गंवा देते हैं वर्क प्लेस में, मतलब जहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि ये चीज ना हो, हमें बहुत सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे, ताकि आपको, आप जैसे एम्प्लॉयज को भी सेफ फील हो। ओके, कस्टमर्स जो बिजनेस चलाते हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, उनको भी सेफ्टी महसूस होनी चाहिए, राइट। सो फॉर दैट सबसे पहली चीज हम लोग क्या कर सकते हैं वो है वर्क प्लेस एंड मटेरियल सेफ्टी। मतलब जो स्टॉक्स होते हैं ना बिजनेसेस में, उसके लिए एक मेजर है। वो मेजर ये है कि एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं फीफो। फीफो या फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसका फुल फॉर्म है। ओके, मतलब जो जो चीजें, जो भी रॉ मटेरियल्स या जो भी चीजें रहेंगी, स्टॉक रहेगा बिजनेस में, वो स्टॉक जो पहला आता है, ओके, वही पहला यूज होना चाहिए। ओके, क्योंकि कभी क्या होता है कि नई नई चीजें हम लोग जैसे ऐड करते जाते हैं ना, तो वो पुराना वाला स्टॉक है जो पीछे पीछे चला जाता है। और जब भी हम लोग यूज करते हैं तो जो आगे रहते हैं मटेरियल्स, ओके, वो पहले यूज कर लेते हैं, तो पीछे वाले जो जिसकी एक्सपायरी डेट कम होती है, ओके, वो वही रहता है। और बाद में यूज करते करते हमें पता नहीं चलता कि कब हम एक्सपायर्ड चीज यूज कर रहे हैं, या वेस्टेज जो है वो यूज कर रहे हैं, या कितना स्टॉक हम लोग को वेस्ट करना पड़ रहा है क्योंकि वो अभी यूज नहीं हो पाएगा, वो अभी पुराना हो चुका है। ओके, तो ये अवॉइड करने के लिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला मेजर यूज करते हैं। प्लस एट द सेम टाइम एक्सपायरी डेट्स जो है, डैमेज जो है, हमें चेक करना होता है। ओके, सारे जो भी मशीन्स है या मटेरियल्स है या कोई भी स्टॉक है,
उस सब चीज का हमें एक्सपायरी चेक करना है, या फिर कोई डैमेज हुआ है कि नहीं वो भी हमें चेक करना है। ओके, भले वो सिलेंडर्स रहे, कोई केमिकल चीजें रहे, ओके, जो जिसका बहुत ज्यादा अफेक्ट हो सकता है, वो सारी चीजें भी हमें चेक करनी होती है। वर्क प्लेस एंड मटीरियल सेफ्टी, तो हमारे जो भी बड़े एग्जिट्स रहते हैं या फिर बड़े बड़े दरवाजे रहते हैं जहाँ पे ज्यादा आना जाना होता है, वो सारी वो रास्तों को ब्लॉक नहीं करना चाहिए। ओके, ऐसे नहीं कि वहां पे कोई टेबल वगैरह रखा है, जैसे आपको स्क्रीन पे यहाँ पे फोटो में दिख रहा है कि जैसे देखो सामान रखा हुआ है उस एग्जिट के सामने, तो वो एक इमरजेंसी एग्जिट है जिसको हमेशा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ उस फैक्ट्री में या फिर उस जॉब लोकेशन में, तो ऐसी सिचुएशंस में इंसान को सब बाहर जल्दी निकलना है, राइट, तो वहां पे ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये सब चीजें हमें चेक करनी है। प्लस एट द सेम टाइम अगर कोई भी केमिकल्स रहेगा, कोई भी प्रोडक्ट्स रहेगा जो ज्यादा डेंजरस है या कुछ फ्लेमेबल चीजें होती है जैसे सिलेंडर्स, तो ये सारी चीजों पे ना लेबल लगा होना चाहिए कि ये ज्यादा फ्लेमेबल है तो इससे दूर रहना है, इसको अवॉइड करना है, बीवेयर ऑफ दिस, तो ये ज्यादा कोरोसिव है, इसमें एक्सप्लोजन हो सकता है, ऐसे ऐसे लेबल्स होते हैं। ओके, तो ये सारे लेबल्स जो है मेंशन होना चाहिए उस आइटम्स पे। ओके, और कलर कोडिंग स्टिकर्स भी यूज कर सकते हो, ऐसी कोई भी चीज जिससे उस मटेरियल का रिस्की होना समझ में आए जल्दी से। ये एक चेकलिस्ट हो सकता है कस्टमर के लिए, जहाँ पे वो खुद से पूछेंगे या अपने एम्प्लॉय से पूछेंगे कि स्टॉक रजिस्टर्स मेंटेन किए हैं कि नहीं। एक स्टॉक रजिस्टर अगर मेंटेन करेंगे कि कब ये आइटम लिया है, कब इसका एक्सपायरी है, तो ट्रैक करने के लिए आसान हो जाएगा। वापस दूसरी चीज की, अगर आइल्स जो है या एग्जिट्स जो है, जो बड़े बड़े दरवाजे हैं जहाँ ज्यादा आना जाना होता है, वो क्लियर है कि नहीं है। और तीसरा, सारे केमिकल्स जो है उसको बराबर से ठीक तरीके से लेबल किए हैं कि नहीं। ओके, तो ये एक चेकलिस्ट हुआ। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेफ्टी, दैट इज फायर सेफ्टी। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो सारे बिजनेसेस प्रेमाइसेस में होने चाहिए। ओके, तो फायर जो है बहुत ज्यादा डैमेज कॉज कर सकता है, ये आप लोगों को पता ही है, राइट। बहुत ज्यादा सीरियस डैमेजेस हो सकते हैं कुछ सेकंड्स में, हमें पता नहीं चलता और इतनी जल्दी कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। सो इट इज वेरी रिस्की टू हैव दैट अराउंड। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सारे मेजर्स लेने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहली चीज है एक फायर एक्सटिंग्विशर का चेक होना। ओके, मंथली फायर एक्सटिंग्विशर चेक। सो यहाँ पे हर चीजें हमें हर चीजें मेक श्योर करनी है कि यू नो वो एक्सेसिबल है कि नहीं है, एक्सपायर्ड है कि नहीं है, अगर एक्सटिंग्विशर्स है तो वो पूरे भरे हुए हैं कि नहीं, ये सब चीजें भी हमें चेक करनी है। ओके, बाद में कोई अगर किचन होगा या फिर इलेक्ट्रिकल पैनल्स हो गए, स्टोरेज एरियाज हो गए, तो वहां पे उन्हें रख सकते हैं। राइट साइड में आपको जो चेकलिस्ट दिख रहा है ना, ये एक एग्जांपल है किस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि वही यूज करना है, बट दे कैन हैव देयर ओन वे ऑफ यूजिंग इट। ठीक है, तो ये एक मेजर हो चुका। उसके बाद नेक्स्ट मेजर है कि 2 से 3 फायर मार्शल्स होने चाहिए। तो सारे अपने जितने भी वर्कर्स है या स्टाफ है, राइट, उनमें से हमें सब पहले तो सबको ट्रेन करना ही है। ओके, कि फायर एग्जिट के टाइम पे या ड्रिल्स के टाइम पे या कभी ऐसा आग लगा तो कैसे हमें सेफ्टी तौर पे बाहर निकलना है। तो ये सब गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहिए। एक्सटिंग्विशर्स को यूज कैसे करना है, कौन सा एग्जिट लेना है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ऑलराइट, क्योंकि जब भी पैनिक सिचुएशन आता है तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि क्या सही है क्या गलत है, इस चीज में भेदभाव करना या डिफ्रेंशिएट करना। तो तीसरी चीज ये है कि फायर ड्रिल्स करना है। जैसे मैंने अभी बोला कि प्रैक्टिस करना होता है कि फायर के टाइम पे कैसे हम बाहर निकल सकते हैं, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आया तो व्हाट इज द क्लोजेस्ट वे, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है बाहर निकलने के लिए। जब भी हम लोग ड्रिल्स करते हैं, ओके, तभी थोड़ा एक कॉस्ट आ सकता है, जैसे करीबन 2000 तक का कॉस्ट आ सकता है, लेकिन ये रियल टाइम सिचुएशंस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, एक प्रैक्टिस हो जाती है एम्प्लॉयज के लिए या वर्कर्स के लिए। तो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट।
फायर सेफ्टी इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल, ये चौथी चीज है। एक मैप होता है हर जगह पे, एक मैप होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि होता है, होनी चाहिए टेक्निकली, कि जब भी आग लगे तो आपको हर फ्लोर पे या हर जगह आप खड़े हो, ओके, वहां पे ये मैप दिखाता है कि आप कहाँ पे हो और सबसे छोटा रास्ता कौन सा है आपको इस जगह से बाहर निकलने के लिए। ओके, फायर एग्जिट कहाँ पे है, इमरजेंसी एग्जिट कहाँ पे है, ये सब चीजें उस मैप में पता चलती है, जैसे आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा है। ओके, तो सबको पता होना चाहिए वो कहाँ पे है। ओके, प्लस एट द सेम टाइम असेंबली पॉइंट कहाँ पे है, मतलब यहाँ से निकलने के बाद पहुंचना कहाँ पे है, सबसे ज्यादा सेफ जगह, ओके, सेफ एरिया कहाँ पे है जहाँ सबको इकट्ठा होना है। ओके, तो ये सब चीजें हमें इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान से पता चलती है। ऑलराइट, देन the next is disaster emergency preparedness and response. Now बहुत सिंपल है, सारे जो हेल्पलाइन नंबर्स है, ओके, जब भले वो एम्बुलेंस का हुआ, पुलिस का हुआ, फायर ब्रिगेड का हुआ या वुमेन हेल्पलाइन हुआ, कोई भी ये सारे जो क्रिटिकल हेल्पलाइंस है ना, ये सब के नंबर्स को डिस्प्ले करना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे जैसे मैंने बोला पैनिक की सिचुएशन में लोगों को समझता नहीं है, कुछ चीजें याद नहीं आती है, इमीडिएटली क्या करना है वो भी नहीं समझता, एकदम शॉक हो जाते हैं लोग, कभी कभी हिल नहीं पाते। तो ऐसे सिचुएशन में हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उस वर्कर को या उस स्टाफ को दिमाग चलाना है कि अच्छा ये कौन सा नंबर डायल करना है, मुझे क्या नंबर है याद नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ऑल दीज नंबर्स, इमरजेंसी नंबर्स हैव टू बी डिस्प्लेड। ओके, सारे नंबर्स बड़े होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ताकि कोई भी पढ़ सके। ओके, अगर आपको लग रहा है कि लोकल लैंग्वेज उनको ज्यादा समझ में आएगा, आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, तो कस्टमर उसको लोकल लैंग्वेज में लिख सकता है। ओके, देन असाइनिंग रोल्स, अब सारे जो स्टाफ होते हैं या वर्क प्लेस आई मीन वर्कफोर्स है, उन सब में से एक मार्शल, फायर मार्शल होना चाहिए, फर्स्ट एड लीड होना चाहिए, इवैक्यूएशन गाइड होना चाहिए, ताकि अलग अलग रोल्स असाइन होने चाहिए लोगों को, ताकि उनको पता चले कि ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में उनको ये काम करना है। ओके, क्योंकि अगर किसी को असाइन नहीं किया जाएगा ना, तो इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग उस टाइम पे कि अगला स्टेप करना क्या, अगर कोई गिर गया, अगर कुछ लग गया, तो सबसे पहले क्या फर्स्ट एड मिलना चाहिए उस विक्टिम को। ओके, तो ये सारी चीजें हमें पता नहीं चलती है। राइट, सो इसीलिए हमें लोगों को ट्रेन करना पड़ता है, एटलीस्ट एक दो तीन फायर मार्शल्स होने चाहिए, एक फर्स्ट एड का लीड होना चाहिए, एक इवैक्यूएशन गाइड होना चाहिए जो बताएगा कि जब आग लगेगी, ओके, ऐसा कुछ सिचुएशन होगा, दुर्घटना होगा, तो तभी कैसे बाहर निकलना है, कौन से डायरेक्शन में जाना है, असेंबली पॉइंट कहाँ पे है, ये सब बताने के लिए। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड किट्स। अब ये फर्स्ट एड किट्स जो है वो हर जगह होनी चाहिए। ओके, बिकॉज इट कैन बी यूजेबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, हमें पता नहीं चल सकता कि कब क्या होने वाला है। राइट, तो हर जगह पे अगर फर्स्ट एड किट होगा, जैसे कैंटीन्स में, वर्क एरियाज में, एंट्रेंस के पास में, लॉबीज में, ये हर जगह पे फर्स्ट एड होनी चाहिए। ओके, और प्लस एट द सेम टाइम फर्स्ट एड का बॉक्स रखना एक टाइम का काम नहीं है, वी हैव टू पीरियोडिकली चेक, क्योंकि उसमें जो मेडिसिन होते हैं, फर्स्ट एड किट्स होते हैं, आई मीन सॉरी बैंडेज वगैरह होते हैं, ओके, जो भी टैबलेट्स है, ओके, ये सारी चीजें, सारी चीजों का एक्सपायरी डेट है। ओके, ये चेक करना होता है कुछ मिसिंग है कि नहीं है, सारी जो इमीडिएटली रिक्वायर्ड चीजें चाहिए, लाइक पेन किलर्स हो या फ्रीक्वेंटली अगर कोई कट हुआ हो, ये सारी फ्रीक्वेंट चीजें हैं, फ्रीक्वेंट वुंड्स है, तो उनको ठीक करने के लिए या कुछ टाइम के लिए रोकने के लिए वी नीड टू हैव दोज आइटम्स, वैसा। ओके, तो हमें चेक करना होगा कुछ मिसिंग है कि नहीं है, कुछ रह गया है क्या, या फिर कोई मेडिसिन का एक्सपायरी हो चुका है तो उसको इमीडिएटली रिप्लेस करना है। ओके, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, स्टाफ को ट्रेन करना फर्स्ट एड में और सीपीआर में। ओके, तो सबको एटलीस्ट एवरीवन शुड नो लाइक बेसिक थिंग्स, जैसे फर्स्ट एड करना, बैंडेड कैसे लगाना है, सेप्टिक कैसे लगाना है, एंटीसेप्टिक कैसे लगाना है, वूंड्स कैसे क्लियर करने हैं,
ओके, CPR कैसे देना है, ये सारी लाइफ सेविंग स्किल्स है। ओके, तो इस चीज के बारे में जानकारी होना कभी भी लॉस नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये स्किल सिर्फ ऑफिस के लिए यूज करो, ये बाहर भी यूज हो सकती है। अगर आपको ये लाइफ सेविंग स्किल्स आती है, तो अगर रास्ते पे किसी का कुछ ऊपर नीचे हुआ हो, ओके, तो ऐसे में किसी की भी जान बचाने के लिए आप वो स्किल को यूज कर सकते हो। सो इसीलिए बिजनेस ओनर्स को इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि सारे स्टाफ को इस चीज की ट्रेनिंग मिल सके। ओके, प्लस आप लोग ऑनलाइन वीडियोस भी देख सकते हो, राइट, सर्टिफाइड वीडियोस होते हैं जहाँ पे बताते हैं कि कैसे क्या करना है ऐसे टाइम पे। नेक्स्ट इज मॉक ड्रिल्स। मॉक ड्रिल्स भी साल में 2 बार करना है। मॉक ड्रिल्स क्या होता है, मतलब ये एक्चुअल ड्रिल नहीं होता इन द सेंस, मतलब सही में आग नहीं लगी होती है, लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए कि आग लगी हो या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर अर्थक्वेक आए जहाँ पे हमें जिस टाइम पे हमें एक सेफ जगह पहुंचना होता है, ऐसे सारे सिचुएशंस में मॉक ड्रिल्स मतलब एक एक्टिंग ड्रिल होता है जहाँ पे हम लोग एक्ट करते हैं कि हम लोग भाग के एक जगह पे पहुंच रहे हैं, डायरेक्शंस लोगों के फॉलो कर रहे हैं, पैनिक नहीं हो रहे हैं। ये सारी चीजें जो हमें एक एक्चुअल टाइम पे करना होता है, जब असल में जरूरत होती है, वो सारी चीजें हम सेम डुप्लीकेट करते हैं। नाउ यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे रेगुलर रेगुलर ड्रिल्स का होना एक्चुअली फायदेमंद हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का, जहाँ पे एक ये होसुल का फैसिलिटी है जहाँ पे 1500 एम्प्लॉइज थे, ओके, उस शिफ्ट में जो काम कर रहे थे। और ये प्लांट जो है वो आईफोन के कुछ कुछ कंपोनेंट्स है, उन कंपोनेंट्स को बनाती थी। ओके, तो सब सही से चल रहा था, कोई इशू नहीं था, जहाँ पे अचानक से एक आग लग गई, बड़ी आग लग गई, राइट। सो जिसकी वजह से प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट हुआ था। अब बिजनेस पे इस चीज का इम्पैक्ट होगा ही, लेकिन क्योंकि ये सारे रेगुलर ड्रिल्स वगैरह हो रहे थे, सारे एम्प्लॉयज को पता था कि उस सिचुएशन में बिहेव कैसे करना है, कैसे एनैक्ट करना है, कहाँ भागना है, कैसे सेफ रख सकते हैं खुद को। ओके, ये सब चीजें उनको पता थी। और प्लस एट द सेम टाइम फायर फाइटर्स भी आ गए थे, ओके, ताकि वो लोग कंट्रोल कर सके उस आग को। तो टेक्निकली किसी भी एम्प्लॉय को कुछ भी नहीं हुआ था, कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई थी। ओके, सब लोग सेफली बाहर निकल चुके थे। सो यही हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम लोग मॉक ड्रिल्स वगैरह या ऐसी सब सेफ्टी रखेंगे, तो आगे जाके हमें ही फायदा होगा, क्योंकि कस्टमर्स को ही कस्टमर्स को ऑफकोर्स फायदा होगा और बिजनेस ओनर्स को भी फायदा होगा। दिस इज अनदर चेकलिस्ट, ओके, जो जहाँ पे वो लोग खुद से या फिर अपने टीम से पूछ सकते हैं कि इमरजेंसी नंबर्स बराबर से डिस्प्लेड है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उसको लगवाना है। फायर मार्शल्स है कि नहीं है, फायर एड्स सबको असाइन हुआ है कि नहीं, किसको क्या रोल प्ले करना है, वो सबको पता है कि नहीं है, वो भी हमें चेक करना है। प्लस फायर एड के किट्स, फर्स्ट एड किट्स जो है, फर्स्ट एड किट्स भी इम्पोर्टेंट जगह पे होनी चाहिए। प्लस सारे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग मिलना, या स्टाफ को ट्रेनिंग मिलना कि CPR कैसे देना है और फर्स्ट एड कैसे करना है। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज गैस सिलेंडर सेफ्टी। अब ये गैस सिलेंडर जो है बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। ओके, इंसिडेंट हमें कभी बाहर भी दिखा, रोड्स पे भी दिखा, घर पे भी होते हैं, तभी हम लोग कितना वी वरी अबाउट इट, करेक्ट। तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा डेंजरस चीज है, बहुत ज्यादा फ्लेमेबल चीज है। ओके, सो हेंस हम हर जगह से कोशिश हमें हर जगह से कोशिश करना चाहिए कि इस चीज का, किसी सिलेंडर का वगैरह होना रिस्की ना हो। तो क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं? तो सबसे पहली चीज है PSO रूल्स। ओके, नाउ जब भी सिलेंडर्स होते हैं, ओके, सबसे पहले उनको ना सीधा रखा जाएगा इन एन अपराइट पोजिशन। ओके, जहाँ पे सिलेंडर का जो ओपनिंग है, नॉब जो है, वो ऊपर होना चाहिए और ऐसे खड़े पोजीशन में होना चाहिए। प्लस चेन्स लगाना है हमें, या फिर स्टैंड्स होते हैं सिलेंडर्स के, जो सिलेंडर्स को पकड़ के रखते हैं, वो होना चाहिए, ताकि सिलेंडर्स गिरना नहीं चाहिए, रोल नहीं होना चाहिए, फटना नहीं चाहिए। अगर गिर कर क्रैक वगैरह आ गया या बेंड हुआ या कुछ भी हुआ, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन भी सिलेंडर्स रिएक्ट कर सकते हैं। ओके, तो वो नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट इज सिलेंडर्स को रखना कहाँ पे है। सबसे पहली चीज घर के जो अभी बिजनेस के अंदर रखना एनकरेज नहीं है। जनरली बोलते हैं कि बाहर रखना होता है, ओके, लेकिन अगर बाहर नहीं तो एटलीस्ट वेंटिलेटेड रूम्स में होना चाहिए। मतलब अगर कोई गैस लीक वगैरह हुआ कि तो वो अंदर ही अंदर घूमना नहीं चाहिए, मतलब एकदम कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा उस जगह पे गैस का। तो वेंटिलेटेड रूम्स होंगे तो एटलीस्ट बाहर का हवा अंदर आएगा, अंदर की हवा बाहर जाएगी, तो वो गैस का जो लीकेज है वो हवे में निकल जाएगा। ओके, वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनेगा गैस का। ओके, सो इसीलिए वेंटिलेटेड रूम्स में रखना है। गैस ओवन्स के आसपास नहीं रखना है, या फिर सनलाइट के डायरेक्ट नीचे नहीं रखना। ओके, नेक्स्ट, लीक्स अगर है तो उनको हमें फिक्स करना है। सबसे पहली चीज लीक्स नहीं होनी चाहिए, तो उस चीज को चेक करने के लिए हमें क्या करना है, एक सोप सोल्यूशन करके चीज है। सोप सोल्यूशन मतलब अगर हम लोग पाइप्स पे या कोई वाल्व्स रहेंगे उस पे हम लोग अगर सोप का सोल्यूशन मारेंगे और अगर बबल्स आ रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि लीक हो रहा है। ओके, स्प्रे करने के टाइम पे हवे पे ही बबल्स नहीं बोल रही हूँ, अगर मतलब पाइप पे लगने के बाद बबल्स क्रिएट हो रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वहां से हवा आ रही है या कुछ तो बाहर निकल रहा है जिसकी वजह से वो साबुन के साथ रिएक्ट होके बबल्स बन रहा है। ओके, तो ये चीजें, ये एक तरीका है जानने का। ओके, कभी भी सोप के अलावा बाकी सारी चीजें जैसे कि ये मैच स्टिक या लाइटर यूज करना वो नहीं यूज करना है, क्योंकि वो of course that will be the last time you will be testing. Okay, तो अगर आग लग गई तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि आप बहुत ज्यादा नजदीक रहोगे, तो भागना भी मुश्किल हो जाएगा। सो मैच स्टिक या लाइटर वगैरह से टेस्ट करना इज नॉट एन ऑप्शन। तो इसीलिए सोप का सोल्यूशन जो है उससे टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ रिस्क नहीं है उसमें, आपको कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट इज मार्किंग द सिलेंडर्स एज फुल और एम्प्टी। जब भी सिलेंडर्स यूज करते हैं तो जो भरे हुए होते हैं उस पे इंडिकेशन होना चाहिए या लेबल होना चाहिए कि ये भरा हुआ सिलेंडर है, ताकि हम उसको एकदम डेलिकेटली डील करेंगे, हल्के से उठाएंगे, हल्के से रखेंगे। ओके, और जो एम्प्टी होगा उस पे एम्प्टी वाला लेबल लगा के रखना है। ओके, तो जब भी कोई इमरजेंसी वाला सिचुएशन आएगा भी तो हमें पता होना चाहिए कौन सा सिलेंडर रखना है, कौन सा फेंकना है, कौन सा कब यूज करना है, कौन सा रिस्की है, कौन सा नहीं। नेक्स्ट, द पीएसओ कलर। ओके, तो पीएसओ कलर जो है ये एक रूल जैसा है। पीएसओ का फुल फॉर्म है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। हर एक अलग अलग टाइप के सिलेंडर को एक अलग अलग कोडिंग होता है। ओके, कुछ एलपीजी वाले सिलेंडर्स को एक कलर होगा, कुछ ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को एक कलर होगा, नाइट्रोजन वाले को अलग कलर होगा। तो जैसे अलग अलग मटेरियल है सिलेंडर के अंदर वैसे अलग अलग कलर कोड्स भी होंगे। ओके, लेकिन हमें सिर्फ ये चेक करना है कि जो क्या बोलते हैं टेस्ट डेट होता है, ओके, वो हमें चेक करते रहना है। वो सिलेंडर के ऊपर ही होगा, ऊपर वाले सेक्शन में एक एक्सपायरी का डेट लिखा रहे, टेस्ट डेट लिखा रहेगा। ओके, क्योंकि वो एक्सपायर्ड सिलेंडर्स जो होते हैं ना वो हमें यूज नहीं करना होता है। इट इज नॉट राइट टू यूज एक्सपायर्ड सिलेंडर्स। नेक्स्ट, ये एक वापस से चेकलिस्ट है जहाँ पे जो जो चीजें हम लोगों ने डिस्कस की है वही चीज को हम लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं कि हुआ है कि नहीं, सिलेंडर सही रखे कि नहीं, बांध के रखे कि नहीं, अच्छे से जगह पे रखे कि नहीं। ओके, सोप सोल्यूशंस को यूज किया है क्या लीन के बारे में जानने के लिए। फुल वर्सेस एम्प्टी जो सिलेंडर्स होते हैं उसको मार्क किया है कि नहीं, और या दैट इज इट। ओके, एंड प्लस एट द सेम टाइम टेस्ट डेज जो चेक करना है वो भी हमें पैसों के हिसाब से चेक करते रहे। नेक्स्ट इज द वर्कर प्रोटेक्शन। ओके, नाउ वर्कर प्रोटेक्शन में यहाँ अलग अलग चीजें होती है। वर्क प्रोटेक्शन मतलब पीपीई में। ओके, सो टेक्निकली यहाँ पे जैसे वर्कर्स को उनके काम के हिसाब से सेफ्टी, हेलमेट, ग्लव्स, शूज, ये सब हमें रखना पड़ता है। ओके, कि ताकि वो लोग का मतलब कुछ कट्स वगैरह ना हो, कोई हाथ वाथ जलना नहीं चाहिए। ओके, केमिकल्स का कभी
कभी कभी केमिकल्स इतने डेंजरस होते हैं कि अगर गिर जाएंगे हाथ में तो हाथ जल सकता है, मतलब एसिड होते हैं ना। तो ये सब चीजें नहीं होने के लिए हम लोग ग्लव्स पहनते हैं प्रिवेंट करने के लिए। हेलमेट भी सेम चीज है, अगर गिर विर गए, कहीं हाइट पे काम कर रहे हैं या फिर पैर फिसल गया, कुछ गिर गया ऊपर से, कंस्ट्रक्शन के साइट्स पे स्पेशली ऊपर से अगर कुछ ऐसा फेंक रहे हैं या फिर मूव कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हेलमेट्स होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बूट्स, सेफ्टी बूट्स, अगेन डिपेंड करता है आप कहाँ पे काम कर रहे हो, ताकि आपका पैर घिसना नहीं चाहिए, मतलब स्लिप नहीं होना चाहिए। तो नॉन स्लिप होता है वो शूज, प्लस पैर पूरा कवर होता है, मतलब अगर ऊपर से कुछ गिर गिर गया तो भी पैर को कुछ नहीं होगा जैसे। ओके, प्लस ये इंसुलेटेड होता है, जैसे मतलब इलेक्ट्रोक्यूशन प्रिवेंट करता है, शॉक नहीं लगता। अगर वायर पे पैर दिया, लाइव वायर पे पैर दिया, तो वो शॉक नहीं लगना चाहिए। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। प्लस मास्क एंड ईयर प्रोटेक्शन। ओके, तो जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं, ओके, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ट्रैवल बट इवन व्हेन यू गो टू एनी बिजनेस लोकेशन, ओके, सारा डस्ट होना, केमिकल होना एक्सेट्रा, ये सब हम लोग इनहेल कर रहे हैं, मतलब अंदर ले रहे हैं, मतलब वो हमारे सिस्टम में है। ओके, तो इसीलिए मास्क डालोगे तो वो डायरेक्टली हमारे सिस्टम में नहीं आएगा। मास्क हो गया, ईयर प्रोटेक्शन इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके, ईयर प्रोटेक्शन इन द सेंस कि सॉरी, मास्क एंड ईयर प्रोटेक्शन इन द सेंस, सबसे पहले मास्क पहनना है, और दूसरा जो है ईयर प्लग्स या फिर ईयर मफ्स जो है वो पहन सकते हो। ओके, ताकि अनवांटेड इंफॉर्मेशन जो है वो आपको सुनाई नहीं देगा। नेक्स्ट इज हाई विजिबिलिटी जैकेट इन द सेंस, मतलब कभी आप लोग मतलब जो वर्कर्स है अगर रात तक काम कर रहे हैं, अंधेरे में काम कर रहे हैं, या लाइट चली गई, या हाँ ऐसा कोई सिचुएशन अगर हुआ, तो उनको ये जो अगर हाई विजिबिलिटी जैकेट पहनेंगे तो हमें दिखाई देगा। जैसे कभी कभी एयरपोर्ट्स पे भी देखो, हमें दिखाई नहीं देता रात के टाइम पे, फ्लाइट जा रही है आ रही है, गाड़ियां घूम रही है, तो सब लोग वहां पे क्यों पहनते हैं ये विजिबिलिटी जैकेट, ताकि लोगों को समझे कि हाँ मैं चल के जा रहा हूँ, तो कोई भी डेंजर नहीं हो, कोई उसको आके कुछ कर ना दे। ओके, हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कोई तो है और हमें ध्यान रख के दूसरी तरफ से जाना है। इस चीज के लिए हम लोग हाई विजिबिलिटी जैकेट्स रखते हैं। उसके बाद ये है कि पीपी जो है ना वो खराब हो सकता है, वेयर आउट हो सकता है, तो हमें उसको रिप्लेस करते रहना चाहिए। पीपी का जो मंथली चेक है ना वो होते रहना चाहिए। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, जैसे हाथ का प्रोटेक्शन हुआ, ग्लव्स पहनना है, बॉडी का प्रोटेक्शन हुआ, एप्रन, कवरऑल्स एंड फ्लेम रेजिस्टेंट क्लोथिंग। ओके, ये सब रख सकते हो, या फिर बहुत ज्यादा डेंजरस रहेगा तो आई प्रोटेक्शन भी रख सकते हो, फुल प्रोटेक्शन होता है। ओके, सांस लेने में कभी कभी दिक्कत आती है तो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन हो सकता है, या फिर हेडेक प्रोटेक्शन हो सकता है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं एम्प्लॉइज को। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, चाइल्ड लेबर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भले ये एक लॉ है जो लोन ने नहीं करना चाहिए, स्टिल बहुत सारे बिजनेस वाले होते हैं कि छोटे लोग को काम देते हैं, तो इसको चाइल्ड लेबर बोलते हैं। मतलब 18 के नीचे अगर कोई भी काम करे तो, सो दिस इज नॉट सपोज टू हैपन। सबसे पहले उनको नो चाइल्ड लेबर का साइन लगाना है, पोस्टर्स लगाना है, एंट्रेंस पे ही लगाना है, ताकि लोगों को पता चले कि ये फॉलो कर रहे हैं, ये फॉलो कर रहे हैं बिजनेस को, अवेयरनेस भी क्रिएट होता है उससे। प्लस एट द सेम टाइम आईडीज जो है हमें ले रहे हैं कस्टमर से नहीं, मतलब कस्टमर बिजनेस ओनर्स को वो एम्प्लॉय से लेना है। अगर काम पे रखना है तो ऑफकोर्स आईडी कार्ड बताओ, आधार कार्ड बताओ, एज वेरीफाई करने के बाद हम लोग हायर करेंगे। वैसा अगर कोई डायरेक्ट हायरिंग नहीं कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स को ले रहे हैं हायरिंग करने के लिए, तो हमें मेक श्योर करना है कि वो लोग भी फॉलो करें। ओके, उन लोगों को भी फॉलो करना है कि एज वाला रूल, वो लोग भी अंडर एज लोगों को हायर नहीं कर सकते। कंप्लायंस वाया श्रम सुविधा पोर्टल, अब ये जो है एमएसएमई के लिए है, टेक्निकली लेबर लॉ के लिए, कि ये मेक श्योर करता है कि जो बिजनेस वाले हैं, एमएसएमई है,
वो लोग कोई लॉ को तोड़ नहीं रहे। तो जब भी ये ओनर्स ओनर्स एमएसएमई ओनर्स जो है, बिजनेस वाले जो है, वो लोग हायर कर रहे हैं ना, तो हायर करने के टाइम पे ये आईडीज वगैरह जो है वो सबमिट करने होते हैं इस साइट पे। ओके, ये साइट पे अगर आप डाल दोगे ओके प्रूफ के साथ, तो इट्स अ प्रूफ कि आपने 18 प्लस के बाद वाले लोगों को ही हायर किया है, सो दैट इज अ गुड थिंग। ओके, उससे कम रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा। गोइंग टू द नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस। अब सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस मतलब ऐसी क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं जिससे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, कॉस्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा रहेगी। सस्टेनेबिलिटी होता क्या है? सस्टेनेबिलिटी यही है कि मतलब एनवायरमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, ज्यादा टाइम के लिए चलना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग टर्म होना चाहिए, प्लस किसी लोगों को भी हार्म नहीं होना चाहिए, कम रिसोर्सेज हो यूज होंगे, कम कॉस्ट, वैसा। नाउ व्हाई सस्टेनेबिलिटी मैटर्स फॉर एमएसएमईज? ओके, तो यहाँ पे जो है कॉस्ट कटिंग होता है, रिसोर्सेज कम यूज होते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला। प्लस एट द सेम टाइम कंपनी का रेपुटेशन भी सॉरी एक्सपेक्टेशन जो है वो भी मीट होता है। ओके, प्लस और लोग फंडिंग करने का चांसेस है हमारे मतलब कस्टमर के बिजनेस में, रेपुटेशन भी इम्प्रोवाइज होती है। ओके, ना क्या क्या चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल वाटर सेफ्टी में, वाटर सेफ्टी मेंटेन करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि डिजीजेस का प्रिवेंशन हो। ओके, प्लस एट द सेम टाइम हाइजीन स्टैंडर्ड जो है उसको भी हम मेंटेन करें। तो ये जो स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं, जहाँ पे मतलब स्टोरेज कंटेनर्स होते हैं, पानी का टंकी जो बोलते हैं, उसको मेंटेन करना होता है, कवर रखना होता है। 6 महीने में एक बार अंदर से भी उसे क्लीन करना होता है। ओके, प्लस एट द सेम टाइम अगर अलग अलग पानी है, मतलब एक पीने का पानी है, एक क्लीन करने वाला पानी है, या फिर एक ये जो भी जितने भी टाइप के तरीके पानी के तरीके हैं ना, उनको लेबल करना है। ड्रिंकिंग वाटर रहेगा तो ड्रिंकिंग लिखना है, क्लीनिंग के लिए है तो क्लीनिंग लिखना है, नॉन ड्रिंकिंग है तो नॉन ड्रिंकिंग लिखना है, वैसा। ओके, वाटर सेफ्टी के बाद हमें कुछ कुछ चीजें पानी सेव करने के लिए भी ट्रिक्स यूज करनी पड़ेंगी, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, टैप का फ्लो जो है उसको स्लो करना है ताकि लोग ज्यादा पानी यूज ही ना कर पाए। ओके, देन फिक्स द लीक्स इमीडिएटली, सॉरी लीक्स इमीडिएटली, लीक्स मतलब जो भी अगर क्रैक वगैरह होगा तो लीक्स उसे इमीडिएटली फिक्स कर दो। पानी सेव कैसे कर सकते हैं? सपोज अगर हमारे पास क्या बोलते हैं, आरओ का पानी है, तो ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो फिल्टर होने के बाद हम उस पानी को फेंक सकते हैं, ऐसा नहीं है। उस पानी को हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं। किस चीज में? क्लीनिंग में यूज कर सकते हैं, गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं। ओके, तो आपको देखना पड़ेगा कि कब ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, देन ग्रे वाटर को भी हम रीयूज करने की कोशिश करते हैं। ओके, ग्रे वाटर को रीयूज करने का कोशिश करना चाहिए। सो टेक्निकली ई वेस्ट जो है, ये सारी चीजें हैं जो अपने प्रिंटर्स या फिर कंप्यूटर, सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो होते हैं ना, जो पुराने हो चुके हैं या कोई यूज नहीं कर रहा है, वो उसे बोलते हैं हम लोग ई वेस्ट। अब ये ई वेस्ट को भी फेंकने का एक तरीका होता है, मेंटेन करने का एक तरीका होता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग वेस्ट को अलग अलग तरीके से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक एक बॉक्स में, पेपर एक बॉक्स में, दूसरा कचरा एक बॉक्स में, जो बायोडिग्रेडेबल रहेंगे वो एक बॉक्स में, वैसा। प्लस एट द सेम टाइम जब भी हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है, जब भी हम इसको फेंकेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो डेटा अगर रहेगा, कोई भी फाइल्स है, तो हम उसको निकाल के डिस्पोज करना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, क्यों हम लोग चूज करते हैं सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स को? जैसे हम लोगों ने बोला, कंप्लायंस, मार्केटिंग का एडवांटेज, ब्रांडिंग बढ़ता है, ब्रांडिंग बढ़ती है, मार्केटिंग होती है, कॉस्ट सेविंग होता है, और फ्यूचर ग्रोथ। तो ये सारी चीजों की वजह से हम लोग चूज करते हैं। अब एनर्जी का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, और ग्रीन ग्रीन इनिशिएटिव्स कैसे हो सकता है? ओके,
तो सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करना है, एलईडी लाइट्स जो है उसको यूज करना है, मशीनरी को सही तरीके से यूज करना है, ओवर यूज नहीं करना है। मशीन का यूज करके हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी बंद करना, लाइट फैन वगैरह बंद करना, ये सब रिजर्व करना हमें। वेस्ट मैनेजमेंट मतलब सही तरीके से उसको भेदभाव करके, मतलब सेग्रीगेट करके अलग अलग तरह के वेस्ट को इकट्ठे करना है और उसको डिस्पोज करना है। जहां जहां पॉसिबल हो सके सारे प्लास्टिक एक्सेट्रा चीजों को रिसाइकिल करें। ओके, ट्राई टू रिसाइकिल। देन पेपर, मेटल, प्लास्टिक, ये सारी चीज को रिसाइकिल करना होता है। ओके, ऑर्गेनिक वेस्ट जो है आपके पास एक अलग तरीका है ऑर्गेनिक वेस्ट को सही तरीके से मेंटेन करने के लिए। ओके, नाउ ग्रीन इनिशिएटिव्स। ग्रीन इनिशिएटिव्स इज व्हाट? प्लांटिंग ट्रीज। ओके, जितना हो सके, ऐसा नहीं कि ऑफिस में ही, बट एम्प्लॉइज को भी आप ये बोल सकते हो कि ट्रीज जो है उसको प्लांट करना है, इको फ्रेंडली पैकेजिंग रखनी है। ओके, प्लस कार पूल को एनकरेज करना है ताकि एनवायरनमेंट की सेफ रहे, साफ सुथरा रहे। हर इंसान एक 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 कार निकालेगा तो ऑफ कोर्स कार्बन का एमिशन जो है वो ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए कार। तो इसके बाद दो एग्जांपल्स है, एक जो आपके स्क्रीन पे फिलहाल है कि कब इस सस्टेनेबिलिटी को यूज किया जा सकता है। ओके, सबसे पहली चीज फाउंड्राई एमएसएमई क्लस्टर्स जो है कोयम्बतूर में थे, जो लोग वहां से ऑपरेट कर रहे थे। जो रिसोर्सेज थे ना वो ऐसे थे कि बहुत ज्यादा एनर्जी यूज कर रहे हैं, बहुत, जिसकी वजह से कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जो स्मोक निकल रहा है या एमिशंस निकल रहे हैं वो ज्यादा, मतलब जैसे ब्लैक ज्यादा होता है ना, मतलब वो फिल्टर्ड नहीं है या रिफाइंड नहीं है, तो बहुत ज्यादा हैवी कार्बन एमिशंस हो रहे थे। ओके, तो ये सारी चीजें थे पहले। उसके बाद जब एक इनिशिएटिव लिया गया था, ओके, यूनिडो बी वर्ल्ड बैंक इनिशिएटिव। ओके, ये एक इनिशिएटिव है जहाँ पे जो रिसोर्सेस थे ना उसको चेंज किया गया। ओके, मतलब अपग्रेड्स किए गए, ग्रीन टेक्नोलॉजीज जिसे बोलते हैं या फिर क्लीन टेक अपग्रेड जिसको बोलते हैं ना, ये सारी चीजों का अपडेट होने के बाद बहुत सारा एनर्जी सेव हुआ था। ओके, जैसे नीचे दिया गया है आपको, कार्बन के एमिशंस जो है वो भी रिड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस जो रिड्यूस हो गए थे। तो ऐसा बेनिफिट होता है जब सस्टेनेबिलिटी को फॉलो किया जाए तो। ओके, तो इन अ सेकंड एग्जांपल हम लोग ये बोल सकते हैं कि आंध्रा में भी एमएसएमई के क्लस्टर्स थे। आंध्रा में भी एमएसएमई के क्लस्टर्स थे जहाँ पे उन लोगों का ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि जो टेक्नोलॉजीज थे ना वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड थे, बहुत ज्यादा एनर्जी खा रही थी। और कभी कभी होता ना कि मशीन ज्यादा टाइम यूज करने के बाद ज्यादा एनर्जी खाती है, सो दैट इज नॉट एन अपग्रेडेड वर्जन। सो यहाँ पे भी जब हम लोगों ने, जब सस्टेनेबिलिटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था बाय अनदर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पे इस प्रोग्राम की वजह से वापस एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज लाए गए, तो ये अपग्रेड की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी का भी सेविंग होने लगा, कॉस्ट कटिंग होने लगी, तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई। ओके, तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी लाना, राइट। सो यहाँ पे गवर्नमेंट भी जो है ना सपोर्ट करती है ऐसी सब चीजों में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आप इसके बारे में ज्यादा पढ़ भी सकते हो। ओके, मतलब कस्टमर्स को आप बोल सकते हो पढ़ने के लिए, राइट। तो ये जो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आपको सारे दिख रहे हैं ना स्कीम्स, ये सारे अलग अलग तरीके के स्कीम है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है किस चीज के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, अभी जो जेड दिख रहा है आपको सबसे पहला वाला, ये एक स्कीम है जहाँ पे एनवायरनमेंट को सपोर्ट करने के लिए, क्वालिटी को इम्प्रोवाइज करने के लिए ये एक स्कीम है। ओके, जो यहाँ पे क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग करने वाले जो बिजनेसेस हैं, ओके, वहां पे क्वालिटी को इम्प्रोवाइज किया जाता है। ओके, जिससे जीरो डिफेक्ट की एक क्या बोलते हैं, एक बेनिफिट होती है जहाँ पे मशीन्स में कोई डिफेक्ट नहीं होगा, मतलब कोई माल फंक्शन नहीं होगा। ओके, सो दैट्स अ बेसिक आइडिया। और यहाँ पे एनवायरनमेंट को भी जीरो इफेक्ट रहेगा, मतलब एनवायरनमेंट को भी हार्म नहीं करेगा। तो ये एक तरीके का ऑब्जेक्टिव हुआ जो जेड जो है प्रोवाइड करता है। दूसरा टेक एंड क्वालिटी अपग्रेडेशन। ओके,
ये एक दूसरा स्कीम प्रोवाइड करती है ताकि एक एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को ले आ सके। जैसे पिछले वाले एग्जांपल्स में आपको दिखाया था, जो एग्जांपल्स थे, आंध्रा वाला एग्जांपल था, तो वो एग्जांपल्स में क्या बताया गया था कि सारे जो ओल्ड मशीन्स थे उनको रिप्लेस करके एक नई मशीन दी गई जहाँ पे एनर्जी जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है। ओके, तो दिस इज अनदर वे ऑफ हेल्पिंग दी एमएसएमईज। ओके, ऐसे बहुत सारे हैं, एमएससी गिफ्ट है, एडीटीआई है, देन आईएसओ है, लीन मैन्युफैक्चरिंग, श्रम सुविधा, पीएसओ रूल्स, ये अलग अलग स्कीम्स है जो एमएसएमईज को हेल्प करेंगी क्वालिटी को मैनेज करने के लिए, फूड सर्टिफिकेशंस के लिए, या वेस्ट को कैसे फेंकना है, अच्छी तरीके से फेंकना है, लाइक वेस्ट मैनेजमेंट जो बोलते हैं ना, वो सही तरीके से करने के लिए, या फिर वेस्ट को रिड्यूस कैसे करना है, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है, ये सारी ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑलराइट, सो अलग अलग स्कीम्स के बारे में कस्टमर्स जो है ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि उनको ये पता चले कि वो स्कीम उनके लिए कैसे फायदेमंद होगा उनके बिजनेस में। सो वो डिपेंड करता है उनका क्या बिजनेस है, उसके हिसाब से वो लोग आगे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ कुछ देखो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में रिलेटेड है, कोई टेक्सटाइल एमएसएमईज के लिए है, कोई फूड पैकेजिंग वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ओके, तो ये सारे अलग स्कीम्स है। Okay, so here there are other special schemes for women entrepreneurs, जो मतलब women business owners है ना, उनके लिए थोड़े अलग एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे क्रेस्ट है, ओके, क्रेस्ट स्टैंड्स फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एम्प्लॉइज फॉर सस्टेनेबल टुमारो। तो यहाँ पे ग्रीन स्किल ट्रेनिंग होती है, मतलब कैसे सस्टेनेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, क्लाइमेट रेजिलियंस को सपोर्ट करने के लिए, ये एक है। दूसरा है स्वयं शिक्षण प्रयोग। ओके, यहाँ पे विमेन जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको सिखाते हैं कि कैसे क्लीन एनर्जी का यूज कर सकते हैं, कैसे एनर्जी को क्लीन कर सकते हैं। ओके, सो ऑल दिस इज मेनली टू क्रिएट अ सेफ एनवायरनमेंट। ओके, एक ऐसा सेफ एनवायरनमेंट जहाँ पे आपको भी हार्म नहीं हो रहा है, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं हो रहा है, बिजनेस का फायदा हो रहा है, ताकि कॉस्ट कटिंग हो और टेक्निकली वो एक ग्रीन बिजनेस बने। हम लोगों ने ये 3 चीजें कवर की है। ओके, वर्क प्लेस सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस और गवर्नमेंट के सारे जो सपोर्ट या फिर टूल्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं उन सारी चीज को। See you guys in the next session. Thank you.